नमस्ते। अप्रैल 4 1988 कर्नाटका के देवनगिरी एरिया में एक चरिस्मेटिक लीडर की जन्म हुई है। सो उनके अपने आसपास होते हुए असमानतों को देख के उनका दिल दुख के एक बेहतरीन निर्णय लिए, वो है इंडियन पॉलिटिक्स में एंटर हुआ। उनके पिताजी से इंस्पिरेशन लेकर सो अभी वो फुल टाइम पॉलिटिक्स में एंटर हुए। अपने कर्नाटका के देवनगिरी से लेकर दिल्ली तक कैसे उनकी प्रस्तावना स्टार्ट हुई और यूथ कांग्रेस लीडर्स में उनकी एक चरिश्मा डिफरेंट रहती है। सबने एरिया गली के जो रोजगार की कूली से लेकर राहुल गांधी तक हर एक से मिलजुल कर बात करते हुए सो बात करेंगे वो लीडर अपने साथ ही और अपने इंटरव्यू में मौजूद है। सो कर्नाटका से लेकर दिल्ली तक उनकी प्रस्तावना कैसा शुरू हुई और कहां तक चले, ये पूरे बात करेंगे। अपने साथ है सैयद खलीद अहमद जी, तेलंगाना स्टेट इंचार्ज और इंडियन यूथ कांग्रेस के लीडर है। सो बात करेंगे। राहुल गांधी यूथ कांग्रेस। हमारा कैंडिडेट नवीन यादव है। हाँ, बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट है, यंग है, डायनामिक है, लोगों के बीच में रहता है हमेशा। आप देख लो, सारे एनडीए के मिनिस्टर्स राइट फ्रॉम अमित शाह से लेकर, अगर उनको लगता है पप्पू है तो तुम उनको सीरियसली क्यों ले रहे हो? अगर पप्पू है तो छोड़ दो ना। वो ही इज हिटिंग ऑन द राइट प्लेस। वो बोलने के लिए आए बीजेपी पार्टी डर के करते हैं, ऑब्वियसली डर के ही करते हैं। तो क्या अभी लोगों को समझ आ गया है 3.2 से ये वो हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के दिन खत्म हो गए हैं। राहुल गांधी जी का सिस्टम वैसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ, हाँ, अरे वो बुलडोजर बाबा। हाँ, मोदी जी ने कल्याण कर दिया है देश का, वो और कल्याण कर देंगे। इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ आदरणीय सोनिया गांधी जी। केसीआर पलटू बाबा, केटीआर तो जूनियर पलटू बाबा। नमस्ते। अभी अपने साथ है इंडियन यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी और तेलंगाना स्टेट इंचार्ज सैयद अहमद खलीद सर अपने साथ है। सो बात करेंगे स्टूडेंट्स और यूथ की पॉलिटिक्स में कैसा है अभी प्रेजेंट सिचुएशन, और अपने तेलंगाना में जुबली हिल्स में कैंपेन भी करे, मतलब कर्नाटका पॉलिटिक्स और तेलंगाना पॉलिटिक्स क्या डिफरेंस लेगा और इसके ऊपर, और ओवरऑल में 2028 में कांग्रेस पार्टी का विजन क्या है, ये पूरे उस पर अपन बात करने की ट्राई करेंगे। सो सर नमस्ते। नमस्ते। सो कैसे है सर आप? मैं बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आप तेलंगाना में, हैदराबाद में, तो कर्नाटका से इधर आए, तो कैसा लगा आपको? कर्नाटका पॉलिटिक्स देखे आप और तेलंगाना पॉलिटिक्स में कैंपेन करे आप, तो कैसा लगा? पॉलिटिक्स क्या है, दोनों स्टेट में सेम ही रहती है। लोग के बात करने का तरीका सिर्फ अलग होता है। लोग कर्नाटक में भी वैसे ही भोले लोग हैं, तेलंगाना में भी लोग उतने ही भोले हैं। थोड़े बहुत तो आपको भी पता है कि स्टेट में, हिंदुस्तान में आप कहीं पर भी जाओ, वहाँ पे थोड़े बहुत चालाक लोग रहते ही रहते हैं। लोगों का तो बिहेवियर सेम ही है दोनों स्टेटों में। सब जुबली हिल्स में बाई इलेक्शन है, सो अब देखे होंगे बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, वो कम्प्लीटली टफ फाइट, मतलब पूरे तीन पार्टियों को डो अड्डा है। सो मेन देख ले तो अपन को यहाँ बीआरएस और कांग्रेस के बीच में, तो कैसा लगा आपको? कांग्रेस मतलब पब्लिक के पास गए तो विनिंग होता लग रहा, मतलब बीआरएस बोलने की हमें जैसे हमारा कैंडिडेट नवीन यादव है। हाँ, बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट है, यंग है, डायनामिक है, लोगों के बीच में रहता है हमेशा। नौजवानों का साथ उसे बहुत बेहतरीन मिल रहा है। मुझे लगता है इजीली कांग्रेस पार्टी इस बाई इलेक्शन में विन होकर ही आएगी। और लोगों को क्या है, डेवलपमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अभी सरकार कांग्रेस की है, तो जुबली हिल्स में भी अगर एमएलए कांग्रेस का बनेगा तो डेवलपमेंट के लिए आसानी होगी उनको। ठीक। तो अभी कर्नाटका में भी कांग्रेस है और तेलंगाना में भी कांग्रेस है। सो मेन तेलंगाना में देखो तो 6 गारंटी बोल के कांग्रेस पार्टी दी और कर्नाटक में मैनिफेस्टो में दी। तो तेलंगाना में 6 गारंटी में कुछ भी पब्लिक के पास नहीं जा रहा। सो कुछ भी इम्प्लीमेंट, ज़्यादातर इम्प्लीमेंट नहीं करे। मेनली देख लो लेडीज़ को 2500
और 1 तोला गोल्ड देते बोले अगर शादी के टाइम पे, तो ये पूरा इंप्लीमेंट नहीं करे बोल के बहुत सा बोले, मतलब उसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मतलब कांग्रेस पार्टी हामी दे रही है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, तेलंगाना में जब बीआरएस की सरकार 10 साल उन्होंने यहाँ पे सरकार चलाई है, आप सबको भी पता है लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा खर्चा तेलंगाना के ऊपर है। अभी जैसे ही एकदम से रेवंत रेड्डी की जी चीफ मिनिस्टर बने और कांग्रेस की सरकार बनी, एकदम से वो उलट पुलट कर नहीं सकते। वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके वो अपने 6 गारंटीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, और वो कर भी रहे हैं। आपको पता है वो बस सर्विस को जो वादा किया था वो पूरा हो गया है। लेडीज़ को फ्री बस, हाँ लेडीज़ को फ्री बस हो गया है। रैतु भरोसा का जो वादा किया था वो भी पूरा हो गया है। धीरे धीरे करके मुझे लगता है बहुत जल्द से जल्द 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल के अंदर जितने भी हमने वादे किए थे वो पूरे करेंगे। ठीक है, और कर्नाटका के पास चले जाएंगे अब आपके बारे में। सो सैयद अहमद खलीद कौन है, मतलब कौन है बोलते क्या बोलते, आपका स्कूलिंग किधर से हुआ और आपका बॉर्न किधर से हुए आप, वो बात? मैं एक्चुअली कर्नाटक में एक बहुत ही खूबसूरत शहर है दावणगेरे, मैं वहाँ से आता हूँ। मेरी पैदाइश भी दावणगेरे की है। ओके। तो मैंने अपनी स्कूलिंग 4th स्टैंडर्ड तक मैं अब दावणगेरे में एजुकेशन किया। फिर 5th स्टैंडर्ड से मैं बेंगलोर जो अपना कैपिटल सिटी है वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे हम। तो वहाँ पे मैंने अपनी पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वापस मैं अपने शहर दावणगेरे वापस आया। फिर मैंने सोचा, मुझे लगा कि मुझे राजनीति करना है तो मैं LLB करूं, क्योंकि अगर LLB करूंगा तो मुझे लॉ राइट्स किस तरीके से करना है उसको समझना है, उसको मुझे जानकारी की ज़रूरत थी। तो मैंने अपनी इससे पहले मैं अपनी BE किया मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करके LLB के लिए एडमिशन लिया। फिर वो ख़त्म करके मैं राजनीति में एकदम से फुल टाइम पॉलिटिशियन बन गया हूँ। मतलब कहीं को आना चाहिए आप, मतलब राजनीति में? एक्चुअली राजनीति क्या है, मेरे घर से ही मेरे फादर एक पॉलिटिकल फिगर है कर्नाटक में, सैयद सैफुल्ला। उनको बचपन से मैं उनको देखता था। वो स्टेट भर में, जैसे हमारे अभी चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया है, उनके साथ उन्होंने बहुत सालों से काम किया है साथ में। तो उनको देखकर मैं अब राजनीति करने का तय किया। और मुझे लगता है सिर्फ मुझे नहीं, जितने भी नौजवान जो चाहते हैं लोगों का भला करे, लोगों की सेवा करे, उनको राजनीति में आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब आप आपके फादर को देखेंगे, मतलब पॉलिटिक्स में एंटर होते कि टाइम नहीं मिलता, फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं, तो आप देखेंगे मतलब ज़्यादातर आप बचपन में भी कभी तो मिस होंगे आपके फादर को। मतलब आपको नहीं लगा कि ऐसा टाइम नहीं मिलता पॉलिटिक्स में, क्यों जाऊँ बोल के, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कभी? नहीं, 100%। ये बहुत बड़ा सवाल कर दिया आपने। एक्चुअली दिक्कत क्या है, मेरे फादर स्टेट लेवल पॉलिटिक्स करते थे। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो नेशनल लेवल पॉलिटिक्स है। इसमें फैमिली, पेरेंट्स और जो मेरी फैमिली है उनके लिए समय निकालना बहुत ही दिक्कत वाला काम है। फिर भी अगर आपको कुछ करना है तो कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ मेरे फैमिली का इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो उन्होंने मेरे कंधे से कंधे मिलाकर मैं जो भी एक्टिविटीज़ करता हूँ राजनीति में, उनका पूरा सपोर्ट मेरे साथ है। इसलिए मैं आगे बढ़कर राजनीति कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में मुझे लगता है हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जो यंग लड़कों को मौका दिया है राजनीति में आने का, उनके वजह से मैं एक इलेक्टोरल सिस्टम से अपनी राजनीति शुरू किया। 2011 में जब राहुल गांधी जी ने एक सिस्टम निकाला कि अगर आपको राजनीति करना है तो इलेक्शन लड़के आपको पद लेना है इंडियन यूथ कांग्रेस में। तो 2011 में पहली मर्तबा कर्नाटका में इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन करवाए। तो उसमें मैं अपने बूथ पर इलेक्टेड बूथ प्रेसिडेंट चुन के आया। 2011 में। तो उसके बाद लगातार संघर्ष चल रहा था। फिर 2014 में मुझे इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिला। मैं कुछ कारण से उसमें बिजी हो गया था अपने पर्सनल कामों में, और मैं ग्रेजुएशन की तैयारी भी मेरी चल रही थी, तो मैं लड़ नहीं पाया। तो फिर मैं 2017 में मुझे मौका मिला, जब 2017 के
कर्नाटक प्रदेश यूथ कांग्रेस के इलेक्शन अनाउंस किए, उस पर मैंने बढ़ चढ़ कर मेंबरशिप की। अपने जितने भी अपने ताल्लुक हैं दावणगेरे के 8 ताल्लुक थे, वहाँ पे हर ताल्लुक में अपने मेंबरशिप कर कर मैं 2017 में बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीत कर ओके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। अच्छा। तो वहाँ से मेरी राजनीति का सफ़र एक तरीके से डायरेक्शन चेंज हो गया था मेरा, क्योंकि बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपके पास क्या रहता है, एक डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रहता है। हाँ। और मुझे लगता है मेरे सीनियर लीडर्स ने भी बहुत ही सपोर्ट किया है। वैसे तो मेरे फादर का तो मुझे हमेशा सपोर्ट था ही, उनकी जो पॉलिटिकल नॉलेज थी उसका इस्तेमाल भी मैंने किया है। देते रहते कि आपको सजेशंस नहीं, बेटा ऐसा करना पॉलिटिक्स राजनीति ऐसा चलाना। एक्चुअली वो सजेशन देने से इम्पोर्टेंट क्या है, उनको देखकर मैंने वो प्रेरणा ली है। ओके। वो ज़्यादातर मुझे बोलते नहीं कि ऐसा करना करके, मगर मुझे लगता है जो उन्होंने किया है वो मेरे लिए बहुत कुछ फ़ायदेमंद है। अच्छा। क्योंकि जो उन्होंने उनको मैं देखकर बड़ा हुआ हूँ, जिस तरीके से वो राजनीति करते थे वो देखकर मैंने भी सोचा कि राजनीति अगर करना है तो लोगों के बीच में रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप राजनीति में आने का रीजन आपके फादर बोलते हैं? हाँ जरूर। मतलब बोले कि आपके फादर को, या फिर डायरेक्ट आप राजनीति में आ गए, मतलब पापा मैं ऐसा पॉलिटिक्स में आना चाह रहा, मतलब ऐसा कभी बोले, ऐसा कभी बात ऐसा कभी मेरे फादर ने भी मुझे कुछ फोर्स नहीं किया है कि तुमको पॉलिटिक्स ही करना है। हाँ। उन्होंने अगर जो तुमको अच्छा लगे तुम वो करो। तो मुझे लगा कि पॉलिटिक्स में देखते हुए आ रहा था, मुझे उसमें दिलचस्पी भी हो गई थी पॉलिटिक्स में। तो राजनीति किस तरीके से करना मैं वो सोच रहा था। तो उसी टाइम में राहुल जी का ये जो नया इनिशिएटिव इलेक्शन सिस्टम यूथ कांग्रेस में वो लेके आ गए थे, वो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन सका मेरे जैसे नौजवानों के लिए। क्या है, कहीं कहीं मेरे जैसे बहुत सारे नौजवान लीडरों के आगे पीछे घूमते हैं एक छोटे पद लेने के लिए, मगर राहुल जी के सिस्टम की तरफ से मैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियन यूथ कांग्रेस है उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर बना। हाँ। इसका श्रेय मैं सिर्फ आदरणीय राहुल गांधी जी को देता हूँ। मतलब आप बोले कि मतलब इलेक्शन के थ्रू और आपके जब इलेक्टेड हो वो टाइम पे सीनियर्स का बहुत सपोर्ट है बल्कि, और कांग्रेस पार्टी में एक अफवाह है कि सीनियर्स जूनियर्स को बढ़ने नहीं देते, ऊपर आने नहीं देते, बहुत डोमिनेशन रहता है बल्कि। इधर हमारे तेलंगाना में भी वही बोलते, कभी भी देखो रेवंत रेड्डी के नाम अगर आए तो प्रस्तावना उनके बारे में आए तो पहले उनके सीनियर्स लीडर से जीतो बोलो, बाद में राजनीति देखो बोलो, टाइप के कमेंट्स अपोजिशन पार्टी करते। सो आप क्या कि सीनियर सपोर्ट है बोल, सो आप कैसा मतलब सपोर्ट कैसा? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत सिर्फ कांग्रेस पार्टी या राजनीति में सीनियर जूनियर का सिस्टम नहीं है। आप किसी भी चीज़ में ले लो, अगर आप कोई कंपनी के एम्प्लॉय हो या किसी भी जगह आप काम कर रहे हो, हर जगह जहाँ एक नया बंदा आता है तो ऊपर से दबाव रहता है तुम्हारे ऊपर। अगर उस कठिनाइयों को अगर तुम सहकर आगे बढ़ जाओगे तो ही लीडर बनोगे। ऐसा नहीं कि कोई लीडर जानबूझ के आपको दबाने की कोशिश करेगा। अगर कर भी रहा है, जितना भी आपको दबाएंगे उतनी ऊंची उड़ सकते हो, आप ऊंचा उड़ सकते हो। मतलब वो टाइम पे आपको नहीं लगा कि अरे मेरे से नहीं होता, अब मैं चले जा, मतलब छोड़ देना राजनीति बोल के? मतलब प्रेशर बहुत रहता पॉलिटिक्स में, आपके फादर भी देखेंगे, मतलब थोड़े टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था पॉलिटिक्स में। तो वो टाइम पे आप भी अगर वो सिचुएशंस आए तो वो टाइम पे नहीं लगा कि आपको राजनीति छोड़ देंगे, आप नॉर्मल लाइफ जी लेंगे बोल, कैसा कभी फील हुआ है? राजनीति पे क्या है, कभी कभी फील होता है। हाँ। मेरे साथ भी एक बार ये हुआ था। हाँ। जब 2020 में मैं इंडियन यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी बनने के लिए मैं इंटरव्यू दे के आया था। मुझे लगा कि मैं जितना काम किया हूँ, मैंने उस टाइम पे 7 या 8 स्टेट में एज अ कोऑर्डिनेटर काम किया था। ओके। मुझे लगा 2020 में मैं बन जाऊँगा। कुछ कारण से मैं बन नहीं पाया। इसका मतलब ये नहीं कि लीडरशिप ने मुझ में वो क्वालिटीज़ नहीं देखी। उन्होंने देखा था, उनको लगा कि मेरी उम्र थोड़ा कम है, इसको आगे मौका मिलेगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम वापस अपने स्टेट जाके प्रदेश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ो, आने वाले दिनों में हम तुमको कंसिडर करेंगे ज़रूर। तो हमारे लीडरशिप ने मुझे कंसिडर किया है। मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे हिंदू वर्ल्ड के सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑफिस बेरर बनने का मौका दिया। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और ये जो आप इंडियन यूथ कांग्रेस चूज करें आप, सो राहुल गांधी, सो मतलब अभी एक एबीवीपी भी है ऑपोजिशन में, सो एबीवीपी और बोथ एसएफआई लेफ्ट पार्टी से ऊपर है, क्यों इंडियन यूथ कांग्रेस बोलते, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? वही ओनली इंडियन यूथ कांग्रेस, वही इंडियन यूथ कांग्रेस बोलते। एबीवीपी एक तो क्या है, एबीवीपी की आइडियोलॉजीज बहुत ही डिफरेंट आइडियोलॉजीज है। हाँ, नफरत की राजनीति वो बचपन से ही करते हैं। जैसे कि आरएसएस है, उनका एक बेस हिंदुत्व के ऊपर चलता है। उसके ऊपर चलता है वो। उनका सिर्फ लोगों से लड़ाने की ही राजनीति है। तो कांग्रेस पार्टी में क्या है, ये कोई भी एक धर्म, एक रिलीजन के लिए ये काम नहीं करती। ये राजनीति जो किसी भी समाज का हो उसके लिए कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है। तो मुझे लगा कि ये पार्टी बिल्कुल सही है मेरी राजनीति के लिए। और अगर आपको राजनीति करना है तो लोगों के लिए करना है, किसी की समाज के लिए राजनीति अगर आप करना चाह रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है। अब एक हर तमाम बीजेपी पार्टी बोलती है कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है, सो उसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम सपोर्टर पार्टी, और जब कांग्रेस रूलिंग में रहता टेररिस्ट आते अटैक करते, मतलब ये पूरे बोलते रहते। सो कांग्रेस आया, कर्फ्यू आया, कांग्रेस आया, मुस्लिम पार्टी, ये बातें बोलते रहते कभी भी, हमेशा इलेक्शन के टाइम। उसके ऊपर क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बीजेपी को क्या है, डेवलपमेंट इनको करना नहीं है। ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए सरकार चला रहे हैं। जैसे राहुल जी हमेशा कहा करते हैं, ये अडानी और अंबानी के लिए नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं। इनके पास कुछ मुद्दा कांग्रेस के ऊपर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। आपको भी पता है, जैसा आप मीडिया के माध्यम से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक भी ऐसा नेता नहीं है बीजेपी में जो लोगों की हित की बात करे। ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में चलते हैं। अगर ये डिवाइड एंड रूल नहीं करेंगे तो इनको लोग वोट नहीं देंगे। अगर डेवलपमेंट करोगे तो मुस्लिम भी इनके साथ रहेगा, पिछड़ा भी इनके साथ रहेगा, हर समाज का लोग इनके साथ रहेंगे। आपको पता है ये 244 सीट आए हैं इनको, एक भी मुस्लिम को इन्होंने सीट नहीं दी है पूरे हिंदुस्तान में। और इनको हक ही नहीं बनता किसी के समाज के ऊपर बात करने का। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके अपनी सत्ता चलानी है। लेकिन ज़्यादातर मतलब वोट के टाइम पे मतलब हम मुस्लिम्स को भी देखते हैं, और उनके उसमें माइनॉरिटी मोर्चा भी है ना, मतलब बीजेपी पार्टी में, तो उसके बारे में? ये सिर्फ दिखाने के लिए माइनॉरिटी मोर्चा है। माइनॉरिटी मोर्चा को कभी भी वो उनके पर्सनल मीटिंग्स में अंदर बुलाते नहीं है। वो सिर्फ गेट जपने के लिए माइनॉरिटी मोर्चा है, बस नाम के लिए माइनॉरिटी मोर्चा। और ये जो आप अभी तक बोले मतलब डेवलपमेंट के ऊपर नहीं करती बीजेपी पार्टी, बस डिवाइड एंड रूल करते बोले। तो अगर कांग्रेस पार्टी अपन देखे फ्रीडम से और अभी तक रूलिंग में देखे, तो क्यों 2014 में क्यों कांग्रेस पार्टी सेंट्रल में से उतर गया और बीजेपी पार्टी क्यों आया बोलते, क्या बोलते? मतलब कुछ रिवाइव करे, मतलब वो टाइम पे कहीं को कांग्रेस पार्टी हारना पड़ा, कहीं को बीजेपी पार्टी रूलिंग में आना पड़ा? ऐसे लोगों का भी क्या था, ये बहुत सारे गलत, ये जो अन्ना हजारे मूवमेंट था, ये सबसे बड़ा स्कैम था देश का। आज लोगों को पता लग रहा है वो, ये पूरा अन्ना हजारे जो स्कैम था वो प्योरली फंडेड बाय आरएसएस एंड बीजेपी। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए ये शुरू किए थे। जैसे वो कोल स्कैम हो गया था, 2 लाख करोड़ का स्कैम कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए गवर्नमेंट, और इतना वो कॉमनवेल्थ गेम स्कैम कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा के देख लो, सबको क्लीन चिट मिल गया है। तो इतने लोगों को आपने कन्विक्ट करार दे दिया था अन्ना हजारे मूवमेंट ने, और बीजेपी के और जर्नलिस्ट जितने भी मीडिया लोग थे, कांग्रेस को एक तरीके से उन्होंने मुजरिम बना दिया था। तो जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट का केस चला, जितने भी लोगों के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे, वो सब किसी को भी उनको सज़ा नहीं मिली है। इसका एक ही कारण था कि सिर्फ लोगों को गुमराह करके बीजेपी सत्ता में आई है। आज भी वो वही कर रही है। 2014 में जो सिस्टम था, लोगों को भी लगता था कि अरे बहुत सालों से हम कांग्रेस को देख रहे हैं, एक मौका देंगे नरेंद्र मोदी को, क्योंकि आपको भी पता है कि कितने बड़े बड़े वादे किए थे नरेंद्र मोदी जी ने। 2014 में उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा। क्या आपको लगता है 2 करोड़ लोगों को वो रोजगार दे पाए एक साल में? आज 11 साल तकरीबन हो गए हैं। 2 करोड़ इंटू 11, 22 करोड़
नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था। क्या आपको लगता है 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है? मुझे लगता है 2 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ 2 लोग को रोजगार दिया है। एक हो गया अंबानी, दूसरा हो गया अडानी। सिर्फ इनके लिए ही सरकार चला रहे हैं। और 2019 की बात आप अगर करोगे तो वहाँ से आज जो मुद्दा निकल के आ रहा है, राहुल गांधी जी देश भर में कह रहे हैं कि वोट चोरी कर बीजेपी सत्ता में आती है। अभी पिछले इलेक्शन में, हरियाणा के इलेक्शन में अगर आप देखोगे तो तकरीबन 25 लाख वोट्स बोगस डाले गए हैं। अभी 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है, वारंगल में अपना एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पोस्टर्स चिपका रहा है। एक नरीसा करके ब्राजीलियन मॉडल है हाँ, उनके वोट से उन्हें भी शॉक हुए, उन्हें भी रिप्लाई दिए। उसके 22 वोट डाले गए हैं उसके नाम से। उसका नाम है नरीसा, मगर यहाँ पे वोटर लिस्ट में क्या है, सुनीता, हाँ, दूसरे डिफरेंट नेम से उसका फोटो लगा के वोटिंग किया गया है। इसका सीधा एग्जाम्पल है कि वोट चोरी कर बीजेपी सत्ता में आई है। आने वाले दिनों में हमारी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके हम ये वोट चोरी को रोकने की कोशिश करेंगे। हमने राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें एक टास्क दिया गया था पूरे हिंदुस्तान में कि आप डोर टू डोर वोटर लिस्ट लेके जाओ, क्या ये वोट चोरी फाइंड आउट करो करके। तो हमने तेलंगाना में 1000 बूथ से भी ज़्यादा बूथों में डोर टू डोर करवाया। वहाँ से हमने डेटा फाइंड किया और 27 सितंबर को मैं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश कुमार जी और हमारे यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट जकड़ी शिवचरण और हमारे तमाम साथी मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। हमने भी तेलंगाना में किस तरीके से इन्होंने चोरी की है उसका खुलासा किया था। मतलब बीजेपी को कभी भी अगर वोट चोरी के बारे में अगर हम एज ए मीडिया जर्नलिस्ट में हम जाके पूछे तो वो बोल रहे कि अगर हम वोट चोरी करते तो कर्नाटक में भी रूल आते थे, अगर वोट चोरी करते तो तेलंगाना में भी रूल आते। मतलब कांग्रेस पार्टी को जिधर वोट चोरी, मतलब कर्नाटक में जीते तो वोट चोरी नहीं रहता, अब दूसरे स्टेट में अगर आ गए तो वोट चोरी बोल के वो इश्यू लेके आते बोल रहे। तो आप क्या बोलना चाह रहे, मतलब कर्नाटक में अगर कांग्रेस पार्टी जीती? वोट चोरी क्या है, हर जगह कर नहीं सकते, जहां पर मौका मिलता है वहीं पर करते हैं। और मैक्सिमम हम वोट चोरी लोकसभा इलेक्शन को लेके बात कर रहे हैं। जैसे माधेपुरा, अभी कर्नाटक में सरकार किसकी है, कांग्रेस की है, वहां पर हम बात कर रहे हैं वोट चोरी हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वहां पे अगर वोट चोरी को कांग्रेस अगर गवर्नमेंट में है तो भी रोक नहीं सकते, क्योंकि इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही वहाँ के BLS को चलाता है। अगर इनको इतना अपने ऊपर भरोसा है तो ये डिजिटल फॉर्मेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेटा क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहा है? इसमें डर किस बात का है? अगर सच में लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ही ईमानदारी से इलेक्शन करा रही है और ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ रही है, तो इनको मैं चैलेंज करता हूँ डिजिटल फॉर्मेट में आप डेटा प्रोवाइड करो। मतलब जब भी इलेक्शन होते हैं, मतलब पहले बैलेट सिस्टम था वोटिंग और अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया। सो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लेके आए सो कांग्रेस पार्टी डिमांड करे, सो कांग्रेस पार्टी अभी अगर हार जा रही बोल के कांग्रेस पार्टी ये इश्यू लेके आ रहे हैं। हम EVM के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं ना, वोट चोरी EVM से हो रही है करके हमारा सवाल नहीं है। वोट चोरी ये किस तरीके से कर रहे हैं, ये फॉर एग्जाम्पल अभी तेलंगाना में इलेक्शन हो रहा है, ये बगल वाले स्टेट से लोगों को लेके आके यहाँ पे वोटिंग करवा रहे हैं। और फॉर एग्जांपल अभी जैसे ब्राज़ीलियन मॉडल का मैंने एग्जांपल दिया आपको, हाँ, ये ब्राज़ील की एक लेडी है, इसकी फ़ोटो लगा के आपने 22 वोट्स बनाए हैं। इसके बारे में आपका क्या राय है? सो अभी अगर राहुल गांधी के बारे में बात करें तो अपन, राहुल गांधी नेक्स्ट, मतलब उनके बारे में कभी भी बोलते, मतलब बीजेपी पार्टी पप्पू वप्पू बोल के लेके आते रहते इशू। सो उसके बारे में क्या बोलना चाह रहा है? और राहुल गांधी को हम PM नेक्स्ट 2028 में PM देख सकते क्या? राहुल गांधी जी की जो लड़ाई है वो प्राइम मिनिस्टर बनने की लड़ाई नहीं है। अगर उनको प्राइम मिनिस्टर बनना होता तो वो कब के प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। उनको किसी के हाथ से उनको रोकना पॉसिबल नहीं था अगर उनको प्राइम मिनिस्टर बनना अगर होता तो। राहुल गांधी जी की जो सोच है
वो बीजेपी वाले समझने के लायक नहीं है। अगर उनको लगता है राहुल गांधी जी पप्पू है तो इतने हजार करोड़ रुपए वो सोशल मीडिया में लगा रहे हैं सिर्फ राहुल गांधी जी का इमेज डैमेज करने के लिए। अगर इनको लगता है राहुल गांधी जी पप्पू हैं तो अगर एक ट्वीट अगर राहुल जी ने किया है, आप देख लो सारे एनडीए के मिनिस्टर्स राइट फ्रॉम अमित शाह से लेकर उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट तक ट्वीट करते हैं उनके खिलाफ। अगर उनको लगता है पप्पू है तो तुम उनको सीरियसली क्यों ले रहे हो? अगर पप्पू है तो छोड़ दो ना। अगर तुम उनको सीरियसली ले रहे हो क्योंकि वो ही इज हिटिंग ऑन द राइट प्लेस, इसीलिए राहुल गांधी जी को वो टारगेट करते हैं, जानबूझकर उनको गलत बहुत सारे उनके वीडियोस वायरल करते हैं ये में बना के। जो उन्होंने मतलब डर के करते हैं क्या? डर के करते हैं, ऑब्वियसली डर के ही करते हैं। विजन क्या है कांग्रेस पार्टी का और नेक्स्ट 2028 में विजन क्या है कांग्रेस पार्टी का? मतलब देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अभी से नहीं, राहुल गांधी जी बहुत पहले से कर रहे हैं। एक ही विजन है, लोगों को रोजगार देना है और जो भी पीड़ित तबका है, जो शोषित तबका है, उनको ऊपर लाना इज मैंडेटरी है। अगर वो नहीं हम कर पाएंगे तो देश का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे जब से 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, अमीर और अमीर होते हुए जा रहा है, गरीब और गरीब होते ही जा रहा है। तो उसको बदलना ही कांग्रेस पार्टी का विजन है। और नौजवान बहुत सारे दर बदर भटक रहे हैं, काम नहीं है उनके लिए, रोजगार नहीं है। रोजगार प्रोवाइड करना ही हमारा विजन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बस वैसे बोलते रहती इंडिया टॉप 3 और थर्ड और फोर्थ प्लेस जीडीपी में है, तो कि बस मतलब इंडिया डेवलप हो रही है या नेगेटिव हो रही बोल के चेक कर लो बोल के बीजेपी पार्टी बोलती रहती ना। वो बोलने के लिए आई है बीजेपी पार्टी, बिना बोले उनका कुछ काम ही नहीं होता। बीजेपी पार्टी का काम क्या है? झूठ बोलना, लोगों को लड़ाना, नफरत की राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम करना। इसके अलावा बीजेपी को कुछ आता ही नहीं है। आप एक एग्जांपल दे दो 2014 से कुछ भी डेवलपमेंट का काम अगर बीजेपी ने किया है। जो यूपीए की सरकार में प्रोग्राम्स फुलफिल किए थे, उसकी आज सिर्फ इनॉग्रेशन किया है नरेंद्र मोदी ने। उनकी तरफ से कुछ भी डेवलपमेंट का काम आज तक हुआ नहीं है। सिर्फ नफरत की राजनीति करने के लिए ही वो सत्ता में है। मतलब अभी देश में मोदी 3.0 रूलिंग चल रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम रूलिंग चल रहा है। इसके बारे में मतलब आप 3 टाइम के देखे होंगे, सो क्या विचार है आपके? मतलब क्या अभी लोगों को समझ आ गया है 3.0 से ये ओ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, हाँ, नरेंद्र मोदी जी के दिन खत्म हो गए हैं। अभी लोगों को भी पता चल चुका है कि ये वोट चोरी कर कर सत्ता में आए हैं सिर्फ अंबानी और अडानी को पैसा वाला बनाने के लिए। मतलब क्या, मतलब उनको पैसा वाला बने तो बीजेपी को क्या फायदा होगा? मतलब क्योंकि 2014 में जब इनकी ये जब भाषण वगैरह सब करते थे, पीआर था, अब की बार मोदी सरकार, ये सब बड़े बड़े नारे लगे थे। अब की बार 400 पार। हाँ, नहीं, आप रेडियो ऑन करो, अब की बार मोदी सरकार। आप टीवी ऑन करो, अब की बार मोदी सरकार। आप कहीं पर भी अपना सर उठा के ऊपर देख लो, रोड में बड़े बड़े डिस्प्लेज में, बैनर्स में, होर्डिंग्स में, अब की बार मोदी सरकार। इसका पैसा कहाँ से आया? इसका पैसा अडानी और अंबानी ने इनको देकर इनको देश का प्रधानमंत्री बनाया है। तो वो उनके बॉसेस है, तो इसीलिए वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने के लिए सरकार चला रहे हैं। ठीक है। और आपके मतलब इंडियन यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी है आप और तेलंगाना के स्टेट इंचार्ज, मतलब आपकी लाइफ इतनी साल में आप लिए हार्डेस्ट डिसीजन क्या है? कुछ तो नहीं, ऐसे बहुत सारे डिसीजन हमने लिए हैं। जैसे कभी कभी लगता है अभी असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन से जिस तरीके से हमारे यूथ कांग्रेस के लड़कों ने काम किया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। जिन जिन लोगों ने काम नहीं किया है हमने उनको सस्पेंड भी किया है। ओके, उनको उनकी जगह जिसने काम किया है उसको वो पोजीशन देके आज वो तेलंगाना में एक चेहरा बन गया है। अगर आप काम करोगे तो 100% आपको लोग रिकग्नाइज करेंगे।
सिर्फ सोशल मीडिया फोटोज के लिए आप अगर पॉलिटिक्स करोगे तो आपको पॉलिटिक्स छोड़ देना चाहिए। अगर लोगों के लिए आपको राजनीति करना है तो ही आप नेता बनोगे। लेकिन अभी सोशल मीडिया बहुत इम्पैक्ट प्ले कर रहा है, मतलब हर एक पॉलिटिक्स में। मेरे को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोल के बोलते हैं 100% सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन पॉलिटिक्स, नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स, इन एवरीथिंग। आप कुछ भी एक चीज उठा लो, आज सोशल मीडिया के ही बल पे चल रहा है। हाँ। सोशल मीडिया, मगर सोशल मीडिया ही सब कुछ नहीं है। क्योंकि आज जैसे लोगों को अगर आप कुछ कर रहे हो तो लोगों को मालूम कराना भी इम्पोर्टेंट है। तो सोशल मीडिया उसमें एक बहुत ही बेहतरीन एक भागीदारी निभा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया ही सब कुछ है। तो आज के नौजवान क्या है, सिर्फ सोशल मीडिया के ही पीछे भाग रहे हैं। नहीं, मतलब अभी अपन देखते इलेक्शन टाइम पे या कभी भी देख सके तो व्हाट्सअप मीडिया, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, गोदी मीडिया बोल के बहुत जाने चर्चा करते रहते उसके ऊपर। क्यों इंडियन यूथ कांग्रेस या क्यों इंडियन कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया को उतना यूज नहीं कर ले रहे जितना बीजेपी यूज कर रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज आप राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो और मोदी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो। सॉरी, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस देते ही नहीं है। हाँ, वो सिर्फ मन की बात करते हैं, लोगों की बात करते नहीं है मोदी जी। तो आप अगर कहीं पर भी सभा हो रही है राहुल जी की हो या मोदी जी की, आज व्यूज यूट्यूब में सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी के आ रहे हैं। व्यूज आ रहे, लेकिन वोट्स पे टर्निंग नहीं हो रहा ना। वो वोट चोरी अगर करोगे तो कहाँ से टर्निंग आएगा? आप वोट चोरी करके जीत रहे हो। अभी 25 लाख, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है, 25 लाख बोगस वोटिंग करके आप हरियाणा में सरकार बनाए हो। सिर्फ हम 2000 वोटों से पीछे रह गए सरकार बनाने में। अगर डेटा अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2000 वोटों से पीछे रह गए। आपने 25 लाख वोटों की चोरी की है हरियाणा में। अगर इस तरीके से अगर करोगे तो सरकार कहाँ से बनेगी? तो इसीलिए हमारी लड़ाई वोट चोरी के मुद्दे पर रहेगी आने वाले दिनों में। मतलब 2028 में राहुल गांधी पीएम बनने वाले हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी से मुद्दा राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनने का नहीं है। मुद्दा है देश के नौजवानों को रोजगार देना, देश के जो भी पीड़ित और शोषित तबका है उसको इंसाफ दिलाना, ये मुद्दा है। हम ना राहुल जी कभी बोले हैं मुझे प्रधानमंत्री बनना है, ना कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता। आज हमको ख्वाहिश बहुत है कि हमारे आदरणीय नेता राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बनते देखना, मगर उन्होंने कभी नहीं कहा है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। उनका सिर्फ एक ही विजन है, देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे। अगर राहुल गांधी नहीं तो कौन है फिर कांग्रेस पार्टी में, मतलब पीएम होने का फेस? से हमारे यहाँ क्या है, मोदी नहीं तो कोई नहीं। मोदी नहीं तो ये नहीं, मोदी नहीं है यहाँ पे, मोदी जी है तो क्या मुमकिन है, आप सबको पता है। राहुल गांधी जी का सिस्टम वैसा नहीं है। वो लोगों के बीच में रहने वाले नेता है। आप सबको पता है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा थी। लोगों को लगता था कि कांग्रेस पार्टी एक तरीके से ख़त्म हो गई है। आप 2024 के जो रिजल्ट आपके सामने आए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिजल्ट आए हैं। अगर ये वोट चोरी अगर नहीं होती तो नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते थे। अभी यूथ को, जो अभी ये इंटरव्यू देख रहे यूथ, नौजवान लोग आपके कर्नाटक के होंगे और कौन से भी स्टेट के, उनको क्या मैसेज देना चाह रहे? मतलब यूथ पॉलिटिक्स में अभी इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, किनको भी पूछो आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स, आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स बोल के बोल रहे। मतलब क्यों राजनीति वैसा बन गया बोल के उनके एक थॉट है, विजन है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं उन लोगों को? मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ देश के या तेलंगाना के या कर्नाटक के नौजवानों को। राजनीति, हर चीज़ में राजनीति है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी, बीजेपी या कि कोई और पार्टी में रहने से राजनीति नहीं है। अपने जीवन के हर पल में राजनीति है। तो हमको ये तय करना है कि किस तरीके की राजनीति करना है। जैसे बीजेपी जो राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, नफरत की राजनीति, सिर्फ यही राजनीति है। जैसे अपनी कांग्रेस की राजनीति है, वो समाज के हर वो शख्स के लिए है जो पीड़ित है, शोषित है, उनके लिए काम करना। आप राजनीति बना लो अपनी। अगर लोगों के बीच में अगर आप रहोगे, लोगों की सेवा आप करना चाहते हो, तो
उस वे की अगर पॉलिटिक्स आपको करना है तो ही आगे बढ़ो, वरना आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो। अभी राजनीति, पॉलिटिक्स या पैसा, बिकॉज अभी जो भी राजनीति करना चाह रहे हैं उनके बैकग्राउंड कंपलसरी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना चाह रहे हैं, मतलब होना पड़ता, क्योंकि पॉलिटिक्स में आना बोलते हैं पैसा बहुत खर्च करना पड़ता बोल के एक है। उसके बारे में क्या बोलना चाह रहा? अगर आप लोगों के बीच रहोगे तो पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोगों का कनेक्शन क्या है, पहले के जो नेता थे, राजनीति जो करते थे, उनका संबंध लोगों के घर के चूल्हे तक था। चूल्हे तक था इन द सेंस वो आप उनके घर के अंदर जाके एक आदमी के ऐसा, हाँ, वो अंदर बैठ के उनके घर में चाय पी के उनके सुख दुख के बात समझते थे, उनसे वही उनका जो अपना सुख दुख उनका जो भी था वो शेयर करते थे। आजकल क्या हो गया है, राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया में हो गई है। इसकी वजह से लोग भी राजनीति से पीछे जा रहे हैं। राजनीति अगर 1947 में हमको आज़ादी मिली इस राजनीति की वजह से ही है। देश का हर वो नौजवान राजनीति करके ही देश को आज़ादी दिलाया है। राजनीति सिर्फ इलेक्शन लड़ना, मिनिस्टर बनना, एमएलए बनना राजनीति नहीं है। लोगों की सेवा करना, लोगों के सुख दुख में खड़ा होना राजनीति है। अभी एक रैपिड फायर खेलेंगे, इनके बाद में अपना इंटरव्यू क्लोज करेंगे। सो रैपिड फायर में मैं एक नेता का नाम बोलता हूँ, उनके ऊपर एक वन वर्ड आंसर या वन लाइन आंसर में बोलिए आप। सो जो भी हो सकता, मतलब ओवरऑल इंडिया के मिक्स करके पूछता मैं। सो फर्स्ट, नरेंद्र मोदी। झूठा, इन सबसे बड़ा झूठा इंसान। वोट चोर। राहुल गांधी। जननायक। अमित शाह। तड़ीपार। अपने बाबा रहते ना यूपी के, उनका नाम भी याद नहीं आ रहा मुझे। योगी आदित्यनाथ। हाँ, अरे वो बुलडोजर बाबा। हाँ, मतलब नेक्स्ट पीएम बोल के बोल रहे ना उनको। हाँ, हो गया। अभी मोदी जी ने कल्याण कर दिया है देश का, वो और कल्याण कर देंगे। सोनिया गांधी। शी इज अ ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी आई हैव सीन। सोनिया गांधी, हाँ, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने पति को शहीद होते देखा है। जो दर्द उन्होंने सहा है, मुझे लगता है बहुत ही बड़ा दर्द था वो। उसके आगे वो दर्द लेकर भी वो लोगों के बीच में आकर ये देश को बचाने का जो उन्होंने काम किया है, वो बहुत ही बेहतरीन काम उन्होंने किया है। और स्पेशली जो तेलंगाना के लोगों के ऊपर उनका एक बहुत ही बड़ा कर्ज है कि उन्होंने तेलंगाना की जो डिमांड बहुत सालों से जो डिमांड कर रहे थे कि हमको एक अपना सेपरेट स्टेट चाहिए थे, इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ आदरणीय सोनिया गांधी जी। डीके शिव कुमार। करिस्मेटिक लीडर। सिद्धरामैया। मास लीडर। रेवंत रेड्डी। स्टार। केसीआर पलटू बाबा। केटीआर तो जूनियर पलटू बाबा। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।